हेलो फ्रेंड्स, अद्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को देख रहे थे और उसी क्रम में आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये अंतिम वीडियो है। शुक्ल जी की पुस्तक कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा सा कुछ रह गया था हिस्सा, उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। तो निराला जी का जो जन्म काल है फ्रेंड्स वो 1896 से 1961 है। ठीक है, कई जगह पर 96 की जगह 97 भी देखने को मिलता है और 99 भी देखने को मिलता है, 1899 भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर मैंने 1896 ही देखा है। ठीक है, और 1961 इनका मृत्यु काल है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। जैसे और सब बातों की वैसे ही संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले से भी पढ़ा रहे हैं, पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अंग्रेजी से ही चीज़ें जो है बंगाल में पहुंचती हैं और फिर वहां से हमारे हिंदी साहित्य में भी आती हैं। तो पिछले वीडियोस अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, आगे है संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जुबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की। गीतिका जो इनकी रचना आई थी 1936 में, इसमें इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है। ठीक है, कैसे गीतों का संग्रह है? ऐसे गीत जिनको गाने में थोड़ी सी मुश्किल हो, और ये बात ये खुद भी इस चीज को जानते थे, जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। अर्थात जो इनकी रचना गीतिका है उसमें क्या है, कवि का जो ध्यान है वो संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम है। तो एक उदाहरण देखिए। अभरण भर वरण गान, वन वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण, मधुप निकर कलरव भर, गीत मुखर पिक प्रिय स्वर, भर शर हर केसर झर, मधुपूरित गंध ज्ञान। तो पढ़ करके भी फ्रेंड्स समझ में आ रहा है कि इसको गाना अगर चाहे कोई तो थोड़ा मुश्किल है ना। आगे देखिए। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। तो फ्रेंड्स, ये वाली लाइन पूरी एग्जाम में आई हुई है कि ये लाइन किसने कही है निराला जी के संबंध में। ठीक है, तो कभी हो सकता है कि इतनी ही लाइन दे दे, लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में, और क्वेश्चन बना दे कि शुक्ल जी ने ये लाइन किसके संबंध में कही है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लाइन है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। फ्रेंड्स, जहाँ पर भी किसी भी बुक में अगर आपको जहाँ पे भी कंपेयर करने वाली चीज दिखाई देती है ना, वो भी प्रसिद्ध व्यक्तियों के बीच में, जैसे यहाँ पर प्रसाद और पंत से एक तरीके से निराला की तुलना करके बात हो रही है, तो ऐसी लाइन कहीं पे दिखती है आप उसको तुरंत अंडरलाइन करें या फिर उसको नोट्स बना करके लिख लें, क्योंकि वही सब एग्जाम में क्वेश्चन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर ही बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। किसने? निराला जी ने। प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है। ठीक है, यानी कि जो इनकी रचना है प्रगल्भ प्रेम, तो इसमें इन्होंने अपनी प्रेयसी या कल्पना कह लीजिए या कविता कह लीजिए, किसी को भी मान करके एक आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है कि आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू, प्रिय छोड़ बंधन में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी वह पथ तेरा संकीर्ण कंठ का कीर्ण। ठीक है, आगे देखिए। बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा कर
करने के अतिरिक्त उन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। ठीक है, तो ये लाइन फ्रेंड्स एग्जाम में आई हुई है, मिलान करने वाले प्रश्न में आई थी, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया है। विस्मित को नींद से जगाने वाले पुरातन के मलिन सांच खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, खंडहर से ये जिज्ञासा करके क्या बोलते हैं, क्या तुम ढीले करते हो भव बंधन नर नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण निर्निमेष नैनों से बाट जो होते हो तुम मृत्यु की अपनी संतानों में बूंद भर पानी को तरसते हुए। तो ये फ्रेंड्स ये देख करके भी पता चल रहा है कि क्यों इनके छंद को जो है रबड़ छंद की छंद कहा जा रहा है, क्योंकि कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है। ठीक है, ये उदाहरण के रूप में है ये सब। आगे है, इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए क्या यह वही देश है कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो दिल्ली कविता से ली गई है। निस्तब्ध मीनार मौन है मकबरे, भय में आशा को जहां मिलते थे समाचार, टपक पड़ता था जहां आंसुओं में सच्चा प्यार। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये हो गई निराला जी की। फ्रेंड्स दिल्ली नाम की एक और रचना है, दिनकर जी की है, वो 1954 में आई थी, वो पूछी जाती है। ठीक है, दिनकर जी की रचना है, वो भी महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है, लेकिन ध्यान में रखना है कि निराला जी ने भी दिल्ली नाम की कविता लिखी है। ठीक है, आगे है, जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर हैं उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी। तो ये पंक्ति महत्वपूर्ण है कि ये किसने कही है निराला जी के संबंध में। आगे देखिए, रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप रंग लेकर चली हैं जिनका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली लाइन इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है ताकि एक बार आप पढ़ लें कि इन्होंने जो है ना विवेकानंद और रविन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं के कविताओं के जो है अनुवाद भी किए हैं। कई बार क्या होता है कि शुक्ल जी ने कौन कौन सी लाइन कही है इस तरीके से, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी लाइन है जो कि निराला जी के संबंध में सही है, ऐसा करके प्रश्न बनाया जा सकता है। तो वहां पर ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने अनुवाद भी किया है। ठीक है, अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। आगे है, इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। तो ये जो पंक्ति है इनकी रेखा नाम की कविता से है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब स्रोत सौंदर्य का, वीचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का, था मधुर आकर्षणमय मज्जना वेद मृदु फूटता सागर में, सब कुछ तो था असार अस्तु वह प्यार। ठीक है, तो ये इनकी पंक्तियां हैं, ध्यान में रखनी है। आगे है, इनकी जो रचना है तुलसीदास 1938 में आई थी। निराला जी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नव जीवन प्रदान करने वाली गान की दिव्य प्रेरणा हुई उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया है। ठीक है, तो तुलसीदास नामक जो इनकी रचना है उसमें क्या है उसका यहाँ पर वर्णन था। आगे है, श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोक हितवाद का आंदोलन चला है उस पर भी निराला जी की दृष्टि गई है। दो पंक्तियां देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोल चाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। तो राम की शक्ति पूजा में बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है उसको, तो वो पता है। ठीक है, 1936 में आई थी रचना, ये याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है।
आगे है, जैसा पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिससे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर निराला जी के संबंध में शुक्ल जी ने ज़्यादा नहीं लिखा है, मुश्किल से 3 पेजेस होंगे करीब, इतना पर्याप्त नहीं है। शुक्ल जी के विचार जानने के लिए पर्याप्त है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है और अपनी जानकारी के लिए भी इतना सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो दूसरी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि निराला जी की बहुत सारी रचनाएं आई हैं। और फ्रेंड्स, जिस समय ये पुस्तक लिखी गई उस समय शायद निराला उतने महत्वपूर्ण न रहे हों, लेकिन आज की तारीख में तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं। इसमें जिक्र भी नहीं हुआ इन रचनाओं का, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे अनामिका है, परिमल है इनकी रचना, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, जो कि इनकी रचनाओं का संग्रह है। तो ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग बिल्कुल क्रम से इसको लिख करके याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं श्रीमती महादेवी वर्मा। इनका जो जन्म काल है फ्रेंड्स, वो 1907 से 1987 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। ठीक है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये पंक्ति एग्जाम में आ चुकी है, मिलान करने वाले प्रश्न में आई थी। आगे है, एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना विश्व के छोर हैं। ठीक है, यानी कि अनंत सुषमा और अपार वेदना, ये जो है विश्व के एक छोर हैं अलग अलग, जिनके बीच उसकी अभिव्यक्ति होती है। यह दोनों दो ओरें थी संस्कृति की, चित्रपटी की। उस बिन मेरा दुख सूना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। आगे है, पीड़ा का चस्का इतना है कि ये पंक्तियां लिखी इन्होंने, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है, आई हुई है एग्जाम में, अब तो सबको याद भी होगी। आगे है, इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकलती हैं, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। अब इन सबका एक में बड़ा संग्रह यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी कम ही रचनाओं का जिक्र हुआ है, जबकि अब तो बहुत सारी इनकी रचनाएं आ चुकी हैं, हम लोग याद करेंगे, बिल्कुल क्रम से याद रखना है। ठीक है, तो जो इनकी निहार आई थी, ये आई थी 1930 में, रश्मि आई थी 1932 में आई थी रश्मि। ठीक है, नीरजा जो है 1934 में आई थी, और इनकी जो सांध्य गीत है ये आई थी, सांध्य गीत इनकी आई थी 1935 में। ठीक है, यामा जो है ये आई थी 1940 में आई थी यामा। ठीक है, इसके बाद और भी रचनाएं हैं इनकी, दीपशिखा आई हुई है 1942 में, और एक रचना आई थी सप्तपर्णा 1960 में आई थी, संधिनी है, नीलांबरा इनकी एक रचना है, फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मिका है इनकी एक रचना, और है इनकी प्रथम गीत, दीप गीत है, दीप गीत, और प्रथम आयाम इनकी रचना है। ठीक है, अग्नि रेखा नाम से एक रचना इनकी आई है 1990 में। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा, तो बिल्कुल इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कहीं मिलता है तो आप बिल्कुल लिख के याद रख लें। आगे है, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगिमा। ठीक है, तो पढ़ के भी लग रहा है पंक्ति महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है किसने लिखी, किसकी पंक्ति है ये। आगे है, जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही महादेवी वर्मा को भी बहुत ही कम में निपटा दिया गया है, एक तरीके से कह लीजिए, इतना पर्याप्त है नहीं, ठीक है। दूसरी बुक का से भी हम लोग को इन्हें पढ़ना होगा। आगे है, ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी जी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित हैं, ठीक है। भगवती चरण वर्मा की जो कविताएं हैं वो है मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। फ्रेंड्स इन लोगों की का कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। आगे है राम कुमार वर्मा। श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता की रचना की थी, जो छायावाद के भीतर नहीं आती। इनकी ये दोनों रचनाएं छायावाद के भीतर नहीं आती। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुई हैं। किस प्रकार की कविताएं? छायावादी प्रकार की, ठीक है। तो इनकी जो अंजलि की बात हो रही है फ्रेंड्स, ये आई थी 1929 में अंजलि, ठीक है। रूप राशि जो इनकी रचना है ये आई थी 1931 में, ठीक है। चित्ररेखा आई थी 1935 में, चंद्र किरण आई थी इनकी 1937 में, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी एकलव्य नाम की रचना भी एक है, 1959 में वो आई थी, एकलव्य नाम की रचना इनकी, ठीक है। तो ये जो रचनाएं यहाँ पर इनका जिसका जिक्र है ये सारी जो है छायावाद के भीतर आएंगी। आगे है, श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है। आरसी प्रसाद की जो रचना है वो कलापी में है, एक ही है तो याद रखना भी आसान है। आगे है, श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हैं। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, प्रवासी के गीत पूछी जाती है। आगे, और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रहित की गई हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, ठीक है। आगे है स्वच्छंद धारा। छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ने यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती। उन सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुभीते के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। इन कवियों में पंडित माखन लाल चतुर्वेदी, जिनको कि एक भारतीय आत्मा भी कहते हैं, श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और पंडित उदय शंकर भट्ट हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जितने लोगों का नाम बोल्ड करके लिखा गया है सब बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी कोई भी रचना हो, मतलब कहानी हो, निबंध हो, कुछ किसी भी तरीके की रचना हो, इन लोगों की सब याद रखनी है, ठीक है। सब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताएं उद्धृत की गई हैं। त्रिधारा नाम की रचना, तो कई बार पूछा जाता है त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान ऑप्शन में रहता है ज़्यादातर, तो लेकिन यहाँ पर श्री केशव प्रसाद पाठक का भी नाम है, तो उसको भी हम लोग अब ध्यान में रखेंगे। आगे है, सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा है, ठीक है। तो मौर्य विजय जो है इनका है और ये खंड काव्य ध्यान में रखना है। उनकी कविताओं के ये संग्रह प्रसिद्ध हैं, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथे और मृण्मयी। आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अन्य काव्य हैं। फ्रेंड्स सियाराम शरण गुप्त बहुत महत्वपूर्ण है, इधर बीच बहुत प्रश्न इनसे बनाए जाते हैं, तो इनकी सारी रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है, श्री नवीन की फुटकर कविताओं का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। आगे देखिए, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं जैसा कहा जा चुका है कि त्रिधारा में संकलित हैं। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है, यानी कि जो त्रिधारा और मुकुल ये दोनों जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं इसमें हैं, ठीक है। आगे है, श्री बच्चन ने खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है, ठीक है। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार,
एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण आदि। तो फ्रेंड्स इधर बीच बच्चन जी से जरूर एक न एक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी भी सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई सारी अभी आ भी चुकी हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर निशा निमंत्रण के बाद देखिए एक इनकी और रचना आई है, सतरंगिणी है, बंगाल का अकाल है, ठीक है, हलाहल है, और खादी के फूल, मिलन यामिनी, सूत की माला, जाल समेटा। तो कई सारे हैं इनकी इनकी बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं, ठीक है। आरती और अंगारे इन्हीं की रचना है। धार के इधर उधर, और कलश पर कविता, सो हम हंसम, ऐसे करके कई सारी इनकी रचनाएं आ चुकी हैं। तो इसको भी बिल्कुल याद रखना है क्रम से लगा करके, ठीक है। आप लोगों को कहीं से मिलता है तो नोट्स बना करके याद रखने की कोशिश करिए। आगे हैं, श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। यह प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, रेणुका और हुकार, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनकी 2 ही रचनाओं की चर्चा हो रही है, लेकिन अब तो दिनकर जी की बहुत सारी रचनाएं आ चुकी हैं, है ना। रेणुका और हुकार, रेणुका इनकी आई थी 1935 में और हुकार इनकी आई थी 1939 में आई थी, ठीक है। उसके बाद इनकी बहुत रचनाएं आ चुकी हैं, जैसे कि रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है, सामधेनी, रश्मि रथी तो हमारे सिलेबस में है ही, नील कुसुम आई है, दिल्ली के बारे में मैंने बताया आप लोगों को, उर्वशी इनकी रचना आ चुकी है, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं आ चुकी हैं, जिसको हम लोगों को ढूंढ ढूंढ के क्रम से लगा करके इसको याद करना होगा, ठीक है। आगे हैं, ठाकुर गुरुभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। तो बस इतना याद रखना है कि ठाकुर गुरुभक्त सिंह का नूरजहां है, जो कि प्रबंध काव्य है। उनकी रचनाओं, उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उसमें सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंश ध्वनि और वंशी प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे है, पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी हैं, जो राका और विसर्जन में संग्रहित हैं। तो इनकी जो कविताओं का जो संग्रह है वो राका और विसर्जन हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स उदय शंकर भट्ट से ज़्यादातर इनके नाटक पूछे जाते हैं, ठीक है। ये नाटककार बहुत अच्छे हैं, तो इनके नाटक ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि 2-4 रचनाएं इधर हैं तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है ये यहीं पर समाप्त होती है। सफलतापूर्वक हम लोगों ने पूरी पुस्तक को पढ़ लिया है और इसमें आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये आप लोगों को पुस्तक को समझने में, उसको पढ़ने में और याद रखने में ज़रूर मददगार साबित होगी। और इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। सुनने के लिए धन्यवाद।